Hello dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ा जाता है, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। कमेंट्स में पूछे जा रहा था मुझसे कि सर प्लीज़ हमें एक वीडियो ऐसा बना के दे जिसमें हम ये समझ सके कि आखिर इंग्लिश बोलना तो ठीक है लेकिन इंग्लिश पढ़ना कैसे है वो हमें बताए। तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था अभी कुछ दिनों के लिए ताकि मैं रिकवर हो पाऊँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी जिस वजह से वीडियो आने में थोड़ी देरी हुई। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। लेकिन हाँ, अभी मैं आपके साथ इस वीडियो में अवेलेबल हूँ कि मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप इंग्लिश को पढ़ सकते हो, या ये भी आप समझ सकते हैं कि ये जो वीडियो है ये बिल्कुल बेसिक बिगिनर्स के लिए है, जो मतलब अगर थोड़ा एजिड हो गए हैं फिर भी उन्हें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर उनको पढ़ने में इंग्लिश दिक्कत हो रही है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। और इसमें मैं आपको स्ट्रिक्टली आपको कहूँगा कि जो मैं गाइडलाइंस आपको दूँ, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको स्ट्रिक्टली अगर आप फॉलो करते हैं डेली बेसिस पे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ आपको इंग्लिश पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं जिसके हेल्प से आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, आप अपने इंग्लिश को कैसे सुधार सकते हैं, और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स थे। उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, तो उसे भी आप एक बार गो थ्रू जरूर करें। तो चलिए अब जानते हैं इस वीडियो में कि हाउ टू रीड इंग्लिश। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स बनाए हैं और मैंने ये भी बोला है कि फॉर द बेसिक बिगिनर्स ये जो मतलब वीडियो है, पहले ही बता दूं कि बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। अगर आपको ये चीज़ें ऑलरेडी आती है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, नो डाउट। बट हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। तो देखिए, आप बिल्कुल अगर स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश पढ़ना, बिल्कुल चाहते हैं कि नहीं बिल्कुल शुरू से समझना है, आखिर मेरी गलती कहाँ आ रही है वो इम्प्रूव करूँ, तो डेफिनेटली आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो देखिए, मेरा कहना है कि अगर आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है तो सबसे पहले आपको फोनेटिक्स पे वर्क करना चाहिए अपना। फोनेटिक्स इन द सेंस, जो भी आप बचपन में ABCD पढ़ते हैं उसकी हिंदी समझते हैं, A से क्या होता है, B से क्या होता है, ये सारी चीज़ें ही फोनेटिक्स कहलाती हैं। और मैंने यहाँ पे आपको PPT के थ्रू आपको दिखाना चाहा है कि किन किन अक्षरों को कैसे कैसे उच्चारण किया जाता है, क्योंकि ये उच्चारण ही जो है वही आपका मेन रोल प्ले करता है ना, कि आप किस तरीके से किसी चीज़ को पढ़ते हैं। क्योंकि सबसे बेसिक मूलभूत इकाई अगर रीडिंग की कही जाए तो यही है। तो आपको फोनेटिक्स पे आना पड़ेगा। जी हाँ, आप ये मत सोचना कि सर हमें तो अच्छा खासा हम हर बड़े क्लास में हैं लेकिन हम ये यहाँ पे क्यों आना है। मैं सही बताऊँ तो सबसे जड़ जो है यही है इंग्लिश रीडिंग का। तो आपको फोनेटिक्स को समझना होगा, फोनेटिक्स को जानना होगा कि एक्चुअल में क्या क्या वो लेटर्स जो हैं उनके क्या क्या मतलब होता है, हिंदी में कैसे उच्चारण करते हैं। तो आपको ये चीज़ें सब देखनी पड़ेगी, जैसे कि A से अ होता है, B से ब होता है, C से स, कभी कभी क का भी उच्चारण किया जाता है। तो इस तरीके से मैं एक एक करके तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PPT का लिंक मिल जाएगा। PPT ऑलरेडी PDF में कन्वर्ट होके आपके साथ अवेलेबल होगी लिंक से, तो आप लिंक पे जाके इसको डाउनलोड करके आप घर पे पढ़ सकते हैं। तो मैं बस इतना पहले फोकस करना चाहूँगा कि हाँ, जैसे ABCD हो गया, इसके सारे अक्षर्स को आप समझें कैसे उच्चारण करते हैं, सही उच्चारण जानना ज़रूरी है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ई से ई भी होता है और ए भी होता है कभी कभी, है ना। तो जैसे कि EGG, यहाँ पे ई ना उच्चारण करके इसको ए बोलते हैं ना, एग। तो ऐसे करके सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, उसको आपको ध्यान से देखना है। आगे दिखा दूं कि और फोनेटिक्स में क्या क्या पढ़ सकते हैं आप। जैसे कि क ख ग होता है, उसको इंग्लिश में भी सही से उच्चारण करना आपको आना चाहिए कि कहाँ पे आपको ध बोलना है, कहाँ पे आपको द बोलना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको सेम दिखेंगी। जैसे कि ट ठ ड ढ अड़ वाला और त थ द ध न, ये भी सब सेम होता है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा गौर करना होता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है फोनेटिक्स में। फोनेटिक्स में आपको ये बहुत रोल प्ले करता है। जैसे कि A से आ, डबल A से आ, ऐसे करके जो उच्चारण होते हैं, इन्हीं मात्राओं से हमारे कोई भी वर्ड बनता है, तो इसको अच्छे से समझना होता है।
और इसकी जानकारी आपको मैं जानता हूँ भले ही होगी, लेकिन आपको अगर दिक्कत हो रही है रीडिंग करने में तो आपको इसका फिर से रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये सारे आपके फोनेटिक्स और मिल जाएंगे, जैसे कि उसके बाद से आप अक्षर को मिलाकर क में आकर का जो का गहरा होता है उसको भी इंग्लिश उसकी अच्छे से आनी चाहिए आपको। जब ये जान जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है। जब आपने ये चीज़ थोड़ी बहुत समझ ली तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस वर्ड मेकिंग, यानी कि अब इन्हीं अक्षरों से जो वर्ड बनते हैं, शब्द बनते हैं, उनका उच्चारण सही ढंग से होना चाहिए। क्योंकि आपको इंग्लिश में समझना है तो आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ऐसे कुछ वर्ड्स मैंने आपके लिए एग्जाम्पल पे दे दिए हैं, जैसे राहुल है, तो ये वर्ड हिंदी में आपको पढ़ा जा रहा है, राइट। अब आपको ये समझना है, इसको थोड़ा ब्रेक करना है, तोड़ना है और समझना है कि आखिर ये किन किन अक्षरों से मिलके बना है। उन सब चीज़ों का आपको इंग्लिश में उसका रूपांतरण करना है, यानी कि उसको कन्वर्ट करना है, और फिर आप जब बना लेंगे तो आपको एग्जैक्ट वर्ड मिल जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे देखिए राहुल, यानी राहुल है तो रा जो है उसके लिए आपको पता है र में आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा क्या होता है ए, तो आर ए से रा हो जाएगा। ह में ऊ की मात्रा है तो एच यू, और ल से एल से ल, तो ऐसे करके आपका जो राहुल बनेगा आर ए एच यू एल बन जाएगा। और इस तरीके से आप आसानी से कोई भी वर्ड समझ पाएंगे। ये तो एक बेसिक से एग्जाम्पल था, आपको इसकी प्रैक्टिस बनानी होगी। इसमें मतलब थोड़े थोड़े बेसिक स्टार्ट करते करते, आसान से स्टार्ट करते करते फिर आप टफ लेवल तक जाइए और फिर इसकी वर्ड मेकिंग प्रैक्टिस अपनी इम्प्रूव करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे मैं बताऊंगा आपको कि और क्या क्या हैबिट्स होनी चाहिए आपकी इंग्लिश रीडिंग के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है भाई कि मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग डेली। देखिए, मेरी अगर आप नसीहत मान रहे हैं तो सबसे पहले आपको करना होगा कि आपको इसको डेली बेसिस पे बिल्कुल एकदम आपको समझ लेना है कि हाँ डेली मुझे और कुछ करे चाहे नहीं, अगर मुझे इंग्लिश सुधारनी है तो मुझे ये काम करना है कि डेली रीडिंग डालनी है इंग्लिश की, ठीक है। और वो कैसे करेंगे, तो आप सबसे मतलब पहले क्या कर सकते हो कि थोड़ा जो लोअर लेवल की बुक्स होती हैं, छोटे क्लास के स्टूडेंट्स की बुक होती हैं, उनको प्रेफर करो, है ना। उस बुक्स में क्या होता है कि उसमें थोड़ी आसान भाषा में इंग्लिश लिखी रहती है, तो वो आप ट्राई करोगे कि आप पढ़ सको। और उसके बाद से उससे एक और बेनिफिट होता है, वो मैं आपको बता दूं कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कि आपको लगेगा कि हाँ यार मैं ये सब बुक्स तो पढ़ ले रहा हूँ एटलीस्ट, है ना। तो इससे एक अंदर से आएगा कि नहीं मैं पढ़ सकता हूँ, और वो मोटिवेशन आपको ना आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो आप उसके बाद से धीरे धीरे जब छोटे क्लास की बुक्स जो है, बच्चों की बुक है, घर में तो ऑब्वियसली होती ही इंग्लिश की बुक, जब वो पढ़ पाओगे तो आप डेफिनेटली आगे की क्लासेस की भी बुक्स को आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करिए इन्हीं स्मॉल बुक्स से लेकर, है ना, छोटे छोटे क्लास के बच्चों की इंग्लिश की बुक को लेकर पढ़ना शुरू करिए, फिर आगे आपको डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि डेली हैबिट फॉर मेमोराइजिंग वर्ड मीनिंग्स। देखिए, जो वोकेबुलरी होती है ना, वर्ड मीनिंग्स कहा जाता है कि बच्चों को कि आप याद करो, तो ये बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छी हैबिट है। अगर आप ये समझ डाल लेते हो अपने अपने डेली रूटीन में तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी कि आप डेली बेसिस पे वर्ड मीनिंग याद करें। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप एक सेपरेट वर्ड मीनिंग कॉपी बनाओ, और उसमें जो भी आपको डेली बेसिस पे आप रीडिंग कर रहे हो बुक्स में और आपको पढ़ा नहीं जा रहा है, तो उसको उन टफ वर्ड्स को, है ना, उस कॉपी में सेपरेट वर्ड मीनिंग की कॉपी में लिखो, और उसको उसके मीनिंग्स भी लिखकर उसको याद किया करो डेली। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अगर आपको रीडिंग करनी है और अपना वोकेबुलरी पावर स्ट्रॉन्ग करना है, तो डेफिनेटली ये करना मैंडेटरी है ना, ये तो करना ही पड़ेगा बॉस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं। तो अब लास्ट पॉइंट पे मैं आता हूँ और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि व्हाट डोंट यू हैव टू डू, यानी कि चलो ठीक है ये सारी चीज़ें, इसके पहले की जो 4 पॉइंट्स बताए वो आप करो डेली बेसिस पे, आप डेफिनेटली आपका इंप्रूव होगा। अब आपके लिए है कि क्या आपको नहीं करना है ना, किस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है और क्या नहीं करना है वो मैं बताऊंगा अगले टॉपिक में। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि सबसे पहला है कि डोंट बी इन हरी टू लर्न समथिंग। देखो, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम होती है, जो मैंने पहली लाइन में लिखा है कि वो हड़बड़ी में रहते हैं,
वो चाहते हैं कि मैं क्यों नहीं, मेरे साथ वाला इतना अच्छा इंग्लिश पढ़ लेता है, बोल लेता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकती। तो सबसे पहली चीज़, आप हरी यानी कि हड़बड़ी में नहीं रहे, जल्दीबाजी में ना रहें कि मुझे जल्दी जल्दी सीखना है इंग्लिश, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको पेशेंस से काम लेना है, धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक नहीं आती है रीडिंग, सो डेफिनेटली यू हैव टू गो वेरी वेरी स्लोली एंड स्टडी, राइट। सेकेंड थिंग क्या है, अवॉइड मेंटल स्ट्रेस। देखो, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा जोर भी पड़ता है कि यार मुझे तो पढ़ना ही है, मुझे इंग्लिश ठीक करनी है, मुझे इंग्लिश ठीक करनी है। ऐसा करके जो मेंटल स्ट्रेस आपका हमेशा बना रहता है ना, उसको भी थोड़ा आपको कम करना पड़ेगा। अगर आप मेंटल स्ट्रेस लेकर आप कोई काम कर रहे हो तो डेफिनेटली वो चीज़ जो है अच्छे से आउटकम उसका नहीं आता, रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आता है। तो मतलब आराम से, शांत मन से आपको इस सब चीज़ों को करना है, मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। अब मैं जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा वो ध्यान से सुनिए आप, कि डोंट ट्राई टू रीड एवरीथिंग इन वन गो, यूज़ वॉइस मॉड्यूलेशन। अब आपको ये बताऊं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर एक चीज़ को, मान लो आप कोई बुक रीडिंग कर रहे हो, राइट, और उसमें आप क्या कर रहे हो, कहानी की तरह पढ़ते जा रहे हो उसको। राम इज ए बॉय, ही लिव्स इन स्कूल, ही गोज टू ए स्कूल, ही कम्स डेली। ऐसे आप पढ़े जा रहे हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मतलब बस पढ़े जा रहे हो, पढ़ ले रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुड रीडर हो, नहीं। आप फिर से एक तरीके से, मतलब ये थोड़ी आगे लेवल की बात है कि आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी हो गई, आप पढ़ पा रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या करना है, एक बार में ही सब कुछ को नहीं पढ़ना है, आपको ध्यान देना होगा वॉइस मॉड्यूलेशन का। अब आप ये पूछोगे कि सर वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो आपको बता दूं कि वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि अपनी आवाज़ को, जब आप किसी चीज़ को इंग्लिश में पढ़ रहे हो, है ना, और उसको उच्चारण कर रहे हो, तो आपको एक टेक में ही सब कुछ नहीं करना होता है, आपको थोड़ा ब्रेक लेना होता है। कहाँ पे पंक्चुएशन लगा है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, कहाँ पे कॉमा है, कितना देर का ब्रेक लेना है, किस वर्ड को किस लहजे में बोलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसे वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं। जैसे इसी लाइन को देख लो, मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ बिना वॉइस मॉड्यूलेशन के, उसे समझना आप कि डोंट ट्राई टू रीड एवरीथिंग इन वन गो, यूज वॉइस मॉड्यूलेशन। ये था विदाउट वॉइस मॉड्यूलेशन। और अगर इसी लाइन को मैं अगर पढ़ूँ ऐसे कि डोंट ट्राई टू रीड एवरीथिंग इन वन गो, यूज वॉइस मॉड्यूलेशन, तो देखो आप खुद से देखोगे कि लहजे में थोड़ा चेंज आ गया, यानी कि बोलने के तरीके में थोड़ा चेंज आ गया कि किस वर्ड पे कितना जोर देना है, किस वर्ड को हाई टोन में बोलना है, किस वर्ड को लो टोन में बोलना है, किस वर्ड को सॉफ्ट टोन में बोलना है ना, कहाँ पे ब्रेक लेना है, कहाँ पे थोड़ा फास्ट पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाती है। तो ये थोड़ा आगे जब पढ़ लोगे तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी, तब आप समझोगे। तो वॉइस मॉड्यूलेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो इससे क्या होता है ना कि सामने वाले को सुनने में समझ में आता है कि अच्छा हाँ, इसे ना इंग्लिश पढ़ने की समझ है, कि इसे किस तरीके से पढ़ना है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। चलिए लास्ट टॉपिक है जो कि है डोंट ट्राई टू रीड द होल सेंटेंस इन वन टेक, मेक सम चंक्स ऑफ वर्ड एंड देन रीड इट। ये भी मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है आप लोगों के लिए कि देखिए, अगर आप एक ही बार में सब कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मान लो लंबा सा सेंटेंस है और आप उसको पूरी तरीके से एक ही बार में पढ़ना चाह रहे हो, राइट, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, वो भी आपको दिक्कत करेगा। तो आप क्या कीजिए, ऑब्वियसली घर के लोग भी समझाते हैं आपको, बड़े लोग जो होते हैं वो समझाते हैं कि देखो आप उसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में बांट लो फिर पढ़ो, डेफिनेटली वो आपके लिए कारगर साबित होगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी सम चंक्स ऑफ वर्ड, यानी कि सेंटेंस को पूरा ना पढ़ के उसको कुछ टुकड़ों में बांट लो, है ना। टुकड़ों में बांटने से क्या होगा कि आप उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा, और फिर आप लंबे सेंटेंसेस को भी आसानी से पढ़ पाओगे। तो ये मेरे कुछ ओपिनियंस थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह रही है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें। और इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।